ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं असली चैन। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। वायुसेना लिपिक आर्मी इंटेलिजेंस और वायुसेना के शक के दायरे में, फाइलें और महत्वपूर्ण दस्तावेज हुए बरामद, बाबू को भेजा जेल। पर्यटन डीजी अमृत अभिजात ने ताज नगरी को दी तोहफों की सौगात। आने वाले 6 सालों में कई बड़ी उपलब्धियां होंगी आगरा वासियों के पास। सेमेस्टर वाइज सत्र होने से भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय फंस जाएगा मुसीबत में। कहा 2 साल में एक परीक्षा और अब 6 माह में परीक्षा और परिणाम दोनों कैसे। और एनएचआई टीम ने तीनों फ्लाईओवर्स के काम पर दिखाई चिंता। बैठक के दौरान एचआरडी मिनिस्टर ने कसे जिम्मेदार अधिकारियों के पेच। आगरा वायुसेना के एक लिपिक के घर पर आगरा वायुसेना और आर्मी इंटेलिजेंस ने छापा मारकर महत्वपूर्ण फाइलें और संवेदनशील जानकारियां मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। इनमें से कुछ जानकारियां आरोपी बाबू के मोबाइल और कंप्यूटर पर पाई गई। फिलहाल बाबू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। देश भर के जवानों को पैरा जंपिंग की ट्रेनिंग देने वाले आगरा वायुसेना के स्टेशन सेंटर का बाबू उदयवीर 6 माह से आर्मी इंटेलिजेंस के रडार पर था। उस पर शक था कि वो सेना की खुफिया जानकारियां बाहर लीक कर रहा है। उसके बाद आर्मी का खुफिया विभाग उसके बारे में लगातार जानकारियां जुटाता रहा। शनिवार को जब आर्मी इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने उसके मोबाइल को जब्त कर जांच की तो उनका शक पुख्ता हो गया। बाबू उदयवीर के मोबाइल में कई वीवीआईपी प्रोग्राम सेव मिले और साथ ही कुछ आदेश भी, जिन सवालों का जवाब आरोपी उदयवीर के पास नहीं। इसके बाद आर्मी पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने उदयवीर के शाहगंज दौराठा स्थित निवास पर छापा मारा, जहां उनको कई दस्तावेजों के साथ मोहरें, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव और कुछ सीडियां बरामद हुईं। पूरे सामान को जब्त कर फिलहाल आर्मी अधिकारियों ने जांच के लिए ट्रेनिंग सेंटर के मालखाने में जमा किया, जिसके बाद ये स्पष्ट होगा कि उसमें क्या क्या है और वो किसको ये जानकारियां लीक करता था। उधर आर्मी अधिकारियों ने बाबू उदयवीर को थाना शाहगंज पुलिस के हवाले कर उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया है। दर्ज करवाया है शाहगंज में। इंडियन ऑफिशियल्स सीक्रेट एक्ट में उनका मुकदमा दर्ज हुआ है शाहगंज थाने पे। उनके मोबाइल में उनका कहना है कि कुछ सीक्रेट्स एयरपोर्ट के बारे में और कुछ अन्य चीज़ें उनके मोबाइल में मिली, इसके लिए उन्होंने ये मुकदमा लिखवाया है। फिलहाल थाना शाहगंज पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं सेना के अधिकारी मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटे हैं और वो आरोपी के बेटों से भी पूछताछ कर रहे हैं, जो कंप्यूटर इंजीनियर हैं। वहीं आरोपी के मोबाइल और कंप्यूटर को दिल्ली भेजा जा रहा है, जहां उसकी गोपनीय ढंग से जांच होगी। आगरा डीजी पर्यटन अमृत अभिजात ने आगरा को तोहफों की सौगात से लाद दिया। एक तरफ उन्होंने म्यूजियम, ताज चैलेंज, मेरा आगरा कैंपिंग और पॉलीबॉल पार्क तक के लिए तमाम योजनाएं गिनाई। उनका कहना था कि आने वाले 5-6 वर्ष में जिन योजनाओं का खाका सरकार द्वारा तैयार हो रहा है, उसके परिणाम आने के बाद आगरा के पर्यटन व्यवसाय की सूरत बेहद ही स्वस्थ नजर आएगी। सर्किट हाउस में हुई प्रशासनिक बैठक में डीजी पर्यटन ने आगरा को पर्यटन के नाम पर तोहफों की सौगात से लाद दिया है। पर्यटन डीजी ने कहा कि आने वाले 5-6 सालों में आगरा शहर का पर्यटन व्यवसाय आसमान की बुलंदियों को छुएगा। पर्यटन डीजी ने प्रेस वार्ता के दौरान होने वाले आयोजन मेरा आगरा कैंपेनिंग और ताज चैलेंज की जानकारी दी। साथ ही आने वाले समय में पॉलीबॉल पार्क का रूप बदलने की भी बात कही। पर्यटन डीजी ने बताया कि ताज चैलेंज आयोजन आगरा के पर्यटन को बढ़ाने का काम करेगा, जिसमें की कार रैली निकाली जाएगी। अभी तक इसमें 50 से अधिक एंट्री हो चुकी हैं। साथ ही एंट्री करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी बताई। इसी के साथ इसका रूट बटेश्वर से होकर लोइन सफारी और आगरा रहेगा। राजमहल में एंट्री को लेके जो कुछ समस्याएं हैं, जो टिकटिंग को लेकर समस्याएं रहती हैं, ये हम लोगों ने उच्चतम स्तर पे इस बात को टेकअप किया और निश्चित रूप से जल्दी इस पे कार्रवाई होगी। जो टिकटिंग को लेकर समस्या है, अभी ऑनलाइन शुरू करा है तो चीजें सने शने होती हैं, ठीक है। इसमें यह है कि हमारा काम टूरिज्म प्रमोट करने का है। ये यहाँ के जिलाधिकारी, कमिश्नर, एसएसपी सब लोग लग के करेंगे और निश्चित रूप से इसमें समाज का एक बहुत बड़ा रोल होगा।
मेरा आगरा कैंपेनिंग में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाएगा, जिससे लपकों के व्यवहार को पर्यटकों के प्रति नम्र रखने के बारे में सिखाया जाएगा। साथ ही इस आयोजन में प्रथम स्थान पर जीतने वाले को 3 लाख का इनाम भी दिया जाएगा। थाना खदौली के नाई की सराय में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लोगों ने यहां एक व्यक्ति का शव पड़ा देखा, जिसकी हत्या की गई थी। शव की सूचना को देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक यहीं का रहने वाला है, जो फैक्ट्री में मजदूरी करता था। जिनकी बॉडी मिली है उनका नाम सेवती राम है और वो एक फैक्ट्री में चौकीदार का काम कर रहे थे। वो फैक्ट्री में गिट्टी से रेत बताने का काम होता था। उनके गले पे निशान है और एक चोट की निशान है। तो हमारे एसओ खंदौली उसमें आगे कार्रवाई कर रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी हाईकमान द्वारा दिए गए निर्देशों पर जिला स्तर पर भी अमल शुरू हो गया है, जिसके चलते जिला कार्यालय पर जिला कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने मतदाता सूचियों पर बचे हुए मतदाताओं के नाम बढ़ाने के निर्देश जारी किए। समाजवादी पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सक्रिय हो चुकी है। इसी को लेकर फतेहाबाद रोड स्थित सपा के जिला कार्यालय पर जिला कमेटी की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष राम सही यादव ने सभी को चुनाव से संबंधित जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि हाल ही में दी गई मतदाता सूची को पूरी तरह से जांच कर उसमें फर्जी मतदाताओं के नाम कटवाने और जो लोग इस सूची में शामिल होने से अभी भी रह गए हैं उनका नाम बढ़वाने का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। और 2 दिन बाद आ रहे प्रभारी द्वारा ली जाने वाली बैठक को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। जो है कारकर्णी की है और कारकर्णी को निर्देश दिया जा रहा है कि 2017 का जो लक्ष्य हमारा जो अभी नई सूची वितरण की है हमने जो है ब्लॉक वाइज, उस पर पूरा कारकर्णी ध्यान दे, क्योंकि कारकर्णी ही उस पर बहुत गौर से जो है जहां वोट कटे हैं, जहां बढ़े हैं, उसको गौर करने की ज़रूरत है। क्योंकि 2017 तक जब तक हमारा चुनाव आएगा, जब तक हम अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे, वरना अभी हम बैठे रहे तो फिर बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए गहराई से गहन करके ना ही इस पूरी जड़ से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। वहीं जिला कोषाध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा जनता के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर आम जनता को जागरूक करने का संकल्प भी लिया गया। कार्य किए हैं वे कार्य गली मोहल्ला तक जनता तक ये जाए कि ये कार्य समाजवादी पार्टी के द्वारा हुए हैं। उन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल सके जो इसके पात्र हैं। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये बैठक हो रही है और कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से ये अवगत कराया जा रहा है कि आप हर गली मोहल्ले में जाकर अपने लोगों के वोट बढ़वाएं, जो वोट कटने हैं वो कट जाएं और सरकार के जो कार्य जिन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा उन लाभों को दिलवाने की वे पूरी तरह से मेहनत करें। छावनी परिषद चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर भाजपा को पटखनी देने वाले डॉक्टर पंकज महेंद्रू के निवास पर सुबह से ही समर्थकों का तांता लगा रहा और उन्होंने इस मौके पर कहा कि एक बार फिर जनता ने उन्हें चुनकर साबित कर दिया है कि जनता आज भी विकास के नाम पर वोट कर रही है और वो इसी तरह जनता के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये नजारा है छावनी परिषद के वार्ड नंबर 4 से चुनाव जीते डॉक्टर पंकज महेंद्रू के घर का। उनकी पत्नी डॉक्टर रेणु महेंद्रू ने भी वार्ड नंबर 2 से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतकर इस खुशी को दुगना किया है। देर रात आए नतीजों के बाद सुबह से ही समर्थकों ने यही डेरा जमा रखा है और लगातार बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इस बार डॉक्टर पंकज महेंद्रू की इस जीत के कई मायने हैं, क्योंकि एक तो उन्हें वर्षों से चली आ रही अपनी साख बजानी थी, वहीं इस पूरे चुनाव में उनका मुकाबला भाजपा से था, जो मोदी के रथ पर सवार लगातार जीत दर जीत हासिल कर डॉक्टर महेंद्रू की मुश्किलें बढ़ा रही थी। लेकिन डॉक्टर महेंद्रू ने एक बार फिर जीत हासिल कर भाजपा को करारी मात दी है, जिसके बाद एक बार फिर उनका उपाध्यक्ष बनना लगभग तय है। लेकिन उपाध्यक्ष पद को लेकर होने वाली खींचतान को लेकर वो पूरी तरह सतर्क नजर आए। इस सवाल पर उनका कहना था कि उन्हें जनता ने जिताया है, उनका पहला काम जनता के काम करना है। अगर सभी मेंबर चाहेंगे तभी वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। ये दिख गया कि जनता जिसके साथ है, जो धरती का नेता है, जो जनता के साथ जुड़ा हुआ है, वही होता है। जनता ने मोदी को भी जितवाया और जनता ने हमको भी जितवाया और हमें मेजॉरिटी दिलवाई है। 7 लोग हमारे साथ हैं, ठीक है। वो 7 ऐसे जीत के आए हैं जो उन्होंने बीजेपी के मुद्दे पे कि इतने छोटे इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पार्षद जनता से जुड़ा होता है, जनता की समस्या से जुड़ा होता है, पानी खरंजा और नाली से जुड़ा होता है और विकास से जुड़ा होता है। और जनता की कई समस्या होती है, पेंशन की होती है, स्कूल की होती है, पुलिस की होती है, जो कि एक नेता आपने देखा होगा एमपी एक बार बन जाता तो 1 साल तक अपना निर्णय नहीं दिखाता। तो ऐसा नहीं होता। पार्षद की तो रोज़ का
जैसे होता है ना रोज खाना खाते हैं, उसी तरह पार्षद को रोज ही काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम। बहरहाल कुछ भी हो, भाजपा के विजयी अभियान को रोक जीत हासिल कर डॉक्टर महेंद्रू ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है। अब देखना होगा कि उपाध्यक्ष के लिए होने वाली उठापटक से वो कैसे निपट पाते हैं। ताज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं। जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित, आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 आज हम आपको एक बहुत ही अनोखे और उपयोगी प्रोडक्ट से परिचित करवाने जा रहे हैं। इस प्रोडक्ट ने कई लोगों की रुकी हुई जिंदगी को एक नई रफ्तार दी है। घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगी इस नए आविष्कृत प्रोडक्ट को अवश्य देखें। ये है पैरागॉन का पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर। अभी तक भारत में ऐसा कोई मेडिकल उपकरण नहीं बना है जो अंदर और बाहर की तरफ मुड़े हुए घुटनों में पहनाया जा सके। पीएमआर के डॉक्टर्स तथा इंजीनियर्स लंबे अनुसंधान के बाद लाए हैं बिना ऑपरेशन अथवा चीर फाड़ के दर्द में राहत। ये पूर्णतः एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके इस्तेमाल से शरीर को कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। ये प्रोडक्ट एक विशेष प्रकार के एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। इसकी पैडिंग स्पेशल नियोप्रिन मटेरियल से बनी हुई है, जिसके अंदर का हिस्सा वेलक्रो कंपैटिबल जापानीज क्लॉथ से बना हुआ है, जबकि इसके बाहर का हिस्सा स्किन कंपैटिबल क्लॉथ से बना हुआ है, जो त्वचा को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करती, ताकि मेटल आपके शरीर को टच न करे। और इस पर स्ट्रैप्स लगी होती हैं, जिससे आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं। ये पहनने में भी काफी हल्का है। इसमें साइड में एक जॉइंट होता है, वो भी एल्यूमिनियम का ही होता है। ये कैलिपर एक ऑफ लोडर कैलिपर है, अर्थात इसके द्वारा शरीर के वजन को जांघ से पिंडली पर शिफ्ट किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो कड़वी दवा का झंझट, न उनके साइड इफेक्ट्स, न ऑपरेशन का बड़ा खर्च। बस पैरागॉन पॉलीसेंट्रिक नी कैलिपर पहनो और फिर से जमाने के साथ कदम से कदम मिलाओ। इस प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसानदायक प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये घुटनों के किसी भी प्रकार के विकृति को, चाहे वो वायरस हो या वाल्गस, ये हर प्रकार की विकृति को दूर करता है। ये प्रोडक्ट पेशेंट्स के पैरों के नाप के अनुसार ही बनाया जाता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको यह प्रोडक्ट बेहद पसंद आएगा। परंतु किसी कारणवश अगर आपको यह प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो 15 दिनों के अंदर आप इसे हमें वापस भेज सकते हैं और हम आपकी 50% राशि आपको वापस कर देंगे। इस प्रोडक्ट के मेटल पार्ट्स पर 6 माह की वारंटी है। इस प्रोडक्ट का कोड है PKC S02। अगर आप एक पैर के लिए ऑर्डर करते हैं
तो इसकी कीमत है मात्र 7,990 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। दोनों पैरों के लिए इसकी कीमत है मात्र 15,980 रुपए। फ्री होम डिलीवरी। हमारे यहाँ सभी प्रकार के दर्द का निवारण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जाता है। संपर्क करें सोनम फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर सेंटर, B8 प्रताप नगर, साउथ गार्डन के सामने, जयपुर हाउस, आगरा। साई आशा प्रॉपर्टीज AD अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में AD अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, सोफुडा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। संगमरमरी इमारत जिसकी खूबसूरती का कायल शायद हर इंसान है, लेकिन आज ये सफेद इमारत काली पड़ती नजर आ रही है। आखिर क्यों? कभी किसी ने इसको जानने के प्रयास किए नहीं। क्या है सही कारण ताजमहल पर बढ़ने वाली कालिख का? ताज न्यूज की टीम ने की जांच पड़ताल तो कई खुलासों के साथ आया सच सामने। क्या है इसका राज? देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में मोहब्बत करने वालों के लिए बेमिसाल प्रेम की निशानी ताजमहल के बदन पर पड़े धब्बों को मिटाने के लिए विभागीय लोगों ने बड़े बड़े प्रयास किए, पर सब के सब विफल रहे। हाजी हबीब ने बताया कि विभाग को ना तो ज्ञान है और ना ही वो इसके लिए चिंतित है। बस कभी मुल्तानी मिट्टी का लेप तो कभी साफ सफाई या बंद कारखाने बढ़ता प्रदूषण कारण बताकर अपनी कमी को छिपाना। आइए सुनते हैं क्या कहा हाजी हबीब ने। हाथ में मैंने पानी लिया था, मेरे हाथ में झंझनाहट आ गई। अगर उससे सफा हो रहा था, अब जिसकी पॉली उतर रही, फिर मिट्टी पे जमना से हो गई, जब तक पीला हो गया था। 17वीं सदी में बने ताज की बाहरी दीवारों पर धूल और प्रदूषण के कारण हल्के धब्बे पड़ गए। अपनी चमक के लिए दुनिया भर में विख्यात ताज की आभा थोड़ी धुंधली पड़ी। ASI इसकी चमक वापस लौटाने की कोशिश करता चला आ रहा है। एक चित्रकार हाजी हबीब ने बताया कि सन 1985 में ताज की पॉलिश के लिए एक विदेशी कंपनी को टेंडर दिया गया था। उस विदेशी कंपनी ने ताज की चमक लाने के लिए जो केमिकल प्रयोग किया, उससे ताज की चमक कम होने लगी। जब इसकी शिकायत विभाग को की गई तो उसने अपनी गलतियों को छुपाते हुए शहर के कारखाने व प्रदूषण को कोसना शुरू कर दिया, जिससे उनकी कमी उजागर न हो पाए। हाजी हबीब बताते हैं कि ताजमहल बनने के बाद ताज की चमक बनाए रखने के लिए बरी का प्रयोग किया जाता था, पर विभागीय लापरवाही की वजह से ताज की आज ये दुर्दशा है। विभागीय लोगों ने समय समय पर ताजमहल की दीवारों पर मुल्तानी मिट्टी का लेप किया। इसके बाद पूरी इमारत को साफ पानी से धोया भी गया, पर क्या ताजमहल की दीवारों की चमक लौटी? नहीं, बस ये सिर्फ विभाग का दिखावा था। अगर ताज की चमक आज वैसे ही वापस लानी है तो इस पर फिर से बरी का प्रयोग किया जाए, जिससे कई सालों तक न कारखाने का प्रदूषण न काला धुआं इसको गंदा कर पाएगा। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। बरी को चांदी की राख से बनाया जाता है, फिर लेप लगाने के बाद इसे पॉलिथीन की चादर से ढक दिया जाएगा ताकि मिट्टी दीवारों पर मौजूद तत्वों को सोख सके। इस लेप की खासियत होती है कि ये धूल और गंदगी को सोख लेती है। एक बार ये काम हो जाएगा तब इसे साफ पानी से धोकर साफ कर दिया जाएगा। पर विभाग को वो सब करना है जिससे दिखावा पूरा हो, पर चमक आए या नहीं वो बात की बात है। हो गई तो वो सकती लगभग कितने सालों की म्याद होती है इस पॉलिश की? तो कोई म्याद नहीं है, एक दफे हो गए तो हो गई, समझ लो। मतलब आजीवन रहती है ये पॉलिश। ये किस चीज से बनती है बरी की पॉलिश? ये रांग नहीं होता, रांग को कीड़े से डाल के तो खा कर आया था। फिर आते गद्दी होती है मोटी कपड़े की, उससे हाथ से पॉलिश
मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में 17वीं सदी में ताजमहल बनवाया। दुनिया भर में इसे मोहब्बत की बेमिसाल निशानी के रूप में लोगों ने अपने दिल में बसाया। पर हाजी हबीब के इस बयान के बाद तो विभाग कटघरे में खड़ा हो गया। क्यों नहीं करवाया अभी तक बरी का लेप? क्यों इधर उधर की बातें कर बिगाड़ रहे हैं ताज की चमक? कब जागेगा विभाग और कब तक ताज अपनी पुरानी चमक पर वापस लौटेगा? आगरा छावनी के चक्रव्यूह को भेदने में नाकामयाब हो गए भाजपा के सैनिक छावनी परिषद के चुनाव में जिन्हें निर्दलीय प्रत्याशियों ने ही धूल चटा दी। भगवा खेमे को 8 सीटों में महज 1 सीट पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन बनारस से लेकर आगरा तक भाजपाई हार का ये सफर पार्टी के थिंक टैंक को सोचने पर मजबूर जरूर कर रहा होगा कि ये भगवा खेमे की हार है या फिर उस मोदी फैक्टर की, जिसके बल पर लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर मिशन 2017 की पटकथा लिखी जा रही है। रविवार को हुए छावनी चुनाव के नतीजे राजनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभकारी साबित नहीं हुए, जिसने इस बार पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी के रणनीतिकारों ने सोचा था कि लंबे समय से छावनी बोर्ड पर आधिपत्य का ख्वाब पूरा करने का ये सबसे मुफीद समय है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा के लिए अच्छे खासे वोट बटोरे जा सकते हैं। लेकिन उनकी ये सोच सच साबित नहीं हुई और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मोदी के शेरों को चारों खाने चित्त कर दिया। आगरा जनपद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छावनी के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी। सूत्रों की माने तो बीते दिनों केंद्रीय राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने भी इस चुनाव के संबंध में पार्टी नेताओं के साथ छावनी क्षेत्र में बैठक कर उन्हें चुनावी मंत्र दिए थे। मगर मोदी कैबिनेट में शामिल प्रोफेसर साहब का वो पाठ भी काम नहीं आया और भाजपाई पाठशाला से छावनी की परीक्षा में बैठे 8 छात्रों में से एक के अलावा सब फेल हो गए। यहाँ सवाल ये उठता है कि यहाँ भाजपा की हार हुई है या उस मोदी फैक्टर की, जिसे लहर बताकर भगवा खेमा हर चुनाव का श्री गणेश का रहा है। मगर यहाँ काबिले गौर बात यह है कि छावनी के इन चुनावों में मोदी के लोकसभा क्षेत्र में बनारस में भी भाजपा को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए कई चुनावों में आकलन किया जाए तो 1-2 राज्यों को छोड़कर भाजपाई प्रदर्शन औसत भरा रहा है, जिसके बारे में बीजेपी थिंक टैंक अवश्य सोचना होगा। क्योंकि भाजपा अगर मिशन 2017 को ध्यान में रखकर चल रही है तो इन नतीजों के आधार पर आसानी से कहा जा सकता है कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भाजपाई नींव अभी बेहद कमजोर है, जिस पर संगठन के लोगों को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। जिस दिन सरकार चल जाएगी और जनता के बीच में उसके परिणाम जाएंगे तो 2017 या जब भी आगामी विधानसभा चुनाव होगा, पार्टी की स्थिति में बहुत बेहतर सुधार होगा। नतीजे आए हैं, इस पर चिंतन करेंगे और पूरे प्रदेश के नेता, जीतते तो हम सब जिम्मेदारी लेते, हारते तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। जनता पार्टी ने सिंबल से चुनाव लड़ा था, उसमें 2-3 लोग निर्दलीय भी लड़े थे। कुल मिलाकर के हमारे 2-3 लोग जीते हैं। ऐसे मिलाकर के मैं समझता हूँ कि ठीक है कि हमारे सिंबल से जो लड़े हैं और जीतना चाहिए था, वो जितना हम अपेक्षा करते थे उतना परिणाम नहीं आया। ये चिंता का जरूर विषय है। सर, आगरा में सिर्फ एक ही सीट निकली है? नहीं, मैंने कहा ना, चिंता का विषय। वाराणसी में भी नहीं निकली? ठीक है, वो चिंता ही करनी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले शैक्षिक सत्र से ग्रेडिंग सिस्टम के साथ परीक्षा प्रणाली में बदलाव का मन बना रहा है। सेमेस्टर वाइज परीक्षा होने से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की तो आफत ही आ जाएगी। अभी जब 1 वर्ष में परीक्षा होती है तब तो रिजल्ट का अता पता ही नहीं। ऐसे में मंत्री महोदय पहले आगरा विश्वविद्यालय के हालात को सुधारिए, तब देश भर में बदलाव की बात को सोचिएगा। इन दिनों मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालयों में ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने का मन बना रहा है। अगले शैक्षिक सत्र से विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होंगी। इसके लिए यूजीसी पहले से ही अपनी मोहर लगा चुकी है। आगरा के सांसद और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर रामशंकर कठेरिया भी बदलाव की बात दबी जुबान से स्वीकार करते हैं। मंत्री रामशंकर कठेरिया पूरे देश के विश्वविद्यालयों के बदलाव की तो बात करते हैं, पर क्या उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की वर्तमान हालात पता नहीं है? विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं
प्रवेश की, परीक्षा की, परिणाम की, प्रबंधन की, इन चारों विषयों पर हम गंभीर हैं और मुझे लगता है कि 6 महीने में विश्वविद्यालय की समस्याओं का समाधान होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की वर्तमान हालात किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ 1 वर्ष के सत्र में परिणाम तो दूर की बात, परीक्षा तक नहीं होती। ऐसे में सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा कराना अंबेडकर विश्वविद्यालय के शायद बस की बात नहीं। महोदय, ग्रेडिंग सिस्टम की जरूरत इस समय कोर्सों को नहीं, अंबेडकर विश्वविद्यालय को है, जिसकी गिरती साख ने लाखों छात्रों के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। विश्वविद्यालय में ये जो समस्या है छात्रों की डिग्री की या मार्कशीट की, ये बड़ी प्रॉब्लम है और मुझे जानकारी है इसकी। मेरी वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा कि 90% कॉलेजों को डिग्री और मार्कशीट पहुंच चुकी है, कुछ परसेंट बची है जो हम बहुत शीघ्र इसका निस्तारण करेंगे। अब मेरे को आज संज्ञान में विषय आया है, मैं फिर उसकी जानकारी करता हूं कि ये समस्या का समाधान कब होगा। और ऐसा भी नहीं है कि माननीय मंत्री जी को डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के वर्तमान हालातों की जानकारी न हो। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया इसी विश्वविद्यालय के रीडर पद से देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं। और तो और मंत्री महोदय का आवास भी विश्वविद्यालय के उसी कैंपस में है, जहां हर रोज हजारों छात्र छात्राएं अपनी समस्याओं के लिए आकर रोते हैं। देश भर के विश्वविद्यालयों को भले ही ग्रेडिंग सिस्टम की जरूरत हो, सेमेस्टर एग्जाम की जरूरत हो, पर आगरा विश्वविद्यालय को इस समय परीक्षा और परिणामों की जरूरत है। और शायद कहना जरूरी नहीं है कि ये वही विश्वविद्यालय है जहां उच्च शिक्षा के सपने लेकर आने वाले स्टूडेंट्स को आत्महत्या तक के लिए विवश होना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इन दिनों घोटालों का अंबार लगा हुआ है। लखनऊ की एसआईटी टीम फर्जी मार्कशीट प्रकरण की जांच में जुटी है, तो डीआईजी आगरा को विश्वविद्यालय के घोटालेबाज कर्मचारियों को गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल टीम बनानी पड़ी। ऐसे में माननीय मंत्री अगर हाईटेक बनने से पहले बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दें तो ज्यादा ठीक होगा। आगराई एनएचआई की टीम ने शहर में बन रहे तीनों फ्लाईओवर के निर्माण की धीमी गति पर चिंता जताई है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों के पेश कसते हुए तय समय सीमा में कार्य पूरा करने की हिदायत दी है। बैठक के दौरान निर्माण इकाइयों के प्रतिनिधि भी वहां मौजूद रहे। देश भर की जनता को अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता में आई मोदी सरकार अब आगरा के विकास के लिए बेहद चिंतित दिख रही है। अगर सब कुछ कार्य योजना के मुताबिक ठीक रहा तो जल्द ही आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के अच्छे दिन आएंगे। इन्हीं सब बातों को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डॉक्टर कठेरिया ने जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक की। शहर के तीनों निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर हो रहे धीमी गति के कार्य पर कठेरिया ने चिंता जताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के पेश कसे। पर जो नेशनल हाईवे 2 है, इस पे 3 फ्लाईओवर बन रहे हैं और 1.5 किलोमीटर एलिवेटेड रोड सिकंदरावाला है। इसी के साथ साथ जवाहर पुल पे 6 लेन के लिए एक नया पुल बनने की बात है। तो इस संदर्भ में मैंने जो यहाँ के उत्तर प्रदेश पूरा देखते हैं वो अधिकारी उनको बुलाया है आज, और उनके साथ मीटिंग हो गई है और शायद हमारे लोग कुछ बैठे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो तीनों चारों काम हैं इसको 1 साल के अंतर्गत पूरा कर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य मंत्री ने जवाहर पुल के जल्द 6 लेन होने की बात कही। आगरा का प्रमुख यमुना पुल कम चौड़ाई की वजह से जाम के झाम से जूझता है। डॉक्टर कथेरिया के मुताबिक जल्द ही आगरा से लेकर इटावा तक NH2 के किनारे सर्विस रोड बनाई जाएगी। नितिन गडकरी जो हमारे मंत्री हैं वो भी इसी जनवरी के महीना में यहाँ पर आने वाले हैं, जो शिलान्यास करेंगे। मैं समझता हूँ कि जो काम है उसको शीघ्र कैसे हो, क्योंकि पूरा शहर उसके कारण ट्रैफिक में फंसा रहता है, इसलिए हमने आज ये मीटिंग यहाँ पर रखी है। मंत्री जी, एक समस्या ये है कि जो काम चल रहा है वो काफी धीमी गति से चल रहा है, इसीलिए मैंने और क्या अंदाजा कब तक पूरा हो जाएगा? मुझे इसीलिए शंका है कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और जितना टाइम लगेगा उतना आगरा की जनता और जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं वो परेशान रहेंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि इनको समय सीमा में ये अपना काम पूरा करें। इस संदर्भ में ही बैठक बुलाई। आगरा की जनता को जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए राज्य मंत्री ने जिला प्रशासन को एलिवेटेड रोड का DPR तैयार करने के निर्देश दिए। डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के मुताबिक केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जल्द ही ताज नगरी आगरा में एलिवेटेड रोड का शुभारंभ करेंगे। बैठक में रिलायंस समेत सभी फ्लाईओवर निर्माणकर्ता एजेंसीज के अधिकारी मौजूद रहे।
प्रदेश के मुखिया के ड्रीम प्रोजेक्ट थीम पार्क पर पलीता लगता नजर आ रहा है, या कहें कि अब जमीन पर भी राजनीति शुरू हो गई है। जिसके बाद थीम पार्क के लिए अधिग्रहण होने वाली जमीन के किसानों के साथ बसपा विधायकों ने ऐलान किया है कि वो किसानों की उपजाऊ जमीन नहीं जाने देंगे, जिसके बाद ईडी अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव के थीम पार्क और इनर रिंग रोड के ड्रीम प्रोजेक्ट को झटका लग सकता है। पहले से लेट हो रहे दोनों प्रोजेक्ट पर बार बार ईडी अधिकारियों को काम को पूरा जल्दी करने का दबाव है। ऐसे में एक बार फिर किसानों ने बसपा विधायकों के साथ रविवार को एक महापंचायत कर अपनी उपजाऊ जमीनें न देने का ऐलान किया है, जिसके बाद ईडी अधिकारियों की बेचैनी बढ़ना लाजमी है। कभी थीम पार्क तो कभी इनर रिंग रोड में आने वाली जमीनों के किसान बार बार जमीन न देने का ऐलान करते हैं। इस बार मामला कुछ राजनीतिक होता जा रहा है, क्योंकि अब तक किसान अकेले ही जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब बसपा के विधायक धर्मपाल सिंह और सूरजपाल सिंह के साथ अन्य बसपा विधायकों का साथ मिलने के बाद किसान जमीनें ना देने पर अड़े हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के निजाम का ध्यान विशेष तौर पर आगरा पर है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इन दोनों प्रोजेक्टों को जल्द पूरा करने के आदेश जारी किए हैं। अभी कुछ सप्ताह पहले भी इनर रिंग रोड पर कराए गए निर्माण को किसानों ने हटा दिया था, जिसके बाद काफी मान मनोबल के बाद किसानों को मनाया जा सका। बहरहाल बार बार किसानों का गुस्सा विकास प्राधिकरण के लिए एक नई मुसीबत बनता जा रहा है। ऐसे में विभाग कैसे इन किसानों को समझा पाता है, ये देखने वाली बात होगी, वो भी तब जब बसपा विधायक खुद किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आगरा में जाम का नजारा कोई नई बात नहीं है, लेकिन अभी हाल ही में किए गए बदलाव के चलते शहर की धड़कन कहे जाने वाले एमजी रोड पर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते जाम के हालात बन रहे हैं और सूसदन से लेकर हरि पर्वत तक पूरा एमजी रोड जाम से कराहता नजर आता है, जिस और किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। सरकारी विभागों के आपसी तालमेल न होने से इसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। यही कारण है कि अभी हाल ही में यातायात में किए गए बदलाव के चलते इसका असर अब एमजी रोड पर भी दिखाई देने लगा है। शहर की लाइफलाइन कही जाने वाले एमजी रोड पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है, जिसके चलते जाम के झाम से अब एमजी रोड की धड़कन भी थमने सी लगी है। यही कारण है कि एमजी रोड पर भी वाहनों को रेंगते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, नगर निगम की नाक के नीचे अवैध बाजार ने रही सही कसर पूरी कर दी, जिसके बाद बीच सड़क तक अपनी दुकानें लगाने वाले दुकानदार भी इस जाम का मुख्य कारण हैं। लेकिन ना तो निगम और ना यातायात विभाग का इस ओर कोई ध्यान है। यही कारण है कि इन दिनों एमजी रोड पर पूरी तरह से जाम दिखाई देता है। गौरतलब है कि एमजी रोड को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी अजय चौहान ने एमजी रोड से ऑटोज को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था, ताकि एमजी रोड को जाम से मुक्त रखा जा सके। लेकिन एमजी रोड के हालात नहीं बदले, जबकि इसी एमजी रोड के पास कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जहां एम्बुलेंस का आना जाना लगा रहता है, जिसमें कई मरीज जिंदगी और मौत से भी जूझ रहे होते हैं। अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया तो कोई मरीज इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा बैठेगा। बहरहाल इस ओर कब तक प्रशासन और आला अधिकारी ध्यान दे पाते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। वाणिज्यकर विभाग प्रदेश बाहर से आने वाले वाहनों पर पैनी नजर बनाए हुए है। विभागीय कार्यवाही के चलते सोमवार को मोबाइल एवं एसआईबी टीम के सहयोग से दर्जनों वाहनों को जब्त किया गया। विभाग को इस कार्यवाही से अच्छे राजस्व होने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ मुख्यालय से मिले दिशा निर्देशों के चलते वाणिज्यकर विभाग ने व्यापार कर चोरी करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बाहर प्रदेश से आने वाले वाहनों पर विभाग की पैनी नजर है। विभागीय सख्ती के चलते दर्जनों की संख्या में व्यापार कर चोरी करते कई वाहनों को जब्त किया गया है। विभागीय मोबाइल, एसआईबी और खंड टीमों की संयुक्त कार्यवाही से शहर के कई जगहों से इन वाहनों को जब्त किया गया। विभाग की इस कार्यवाही से शहर भर के व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर नोटिस जारी कर दिया है। वहीं विभागीय सूत्रों की माने तो पकड़े गए वाहनों से विभाग को अच्छा राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। वहीं विभाग इस तरह की कार्रवाई को जारी रखेगा। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री कन्हैया लाल गुप्ता के आकस्मिक निधन पर परिषद की स्थानीय इकाई ने शोक सभा व्यक्त की। भारत माता की प्रतिमा के समक्ष मौन धारण कर विकास परिषद ने केएल गुप्ता के मार्ग पर बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अलीगढ़ निवासी केएल गुप्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है। आज हम भारत विकास परिषद परिवार के आगरा के कवि सदस्य डॉक्टर केएल गुप्ता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं।
के भाजपा परिषद को अपूर्णीय क्षति है डॉक्टर के गुप्ता के रूप में। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में, समाजसेवी के रूप में, परिषद के एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अनूठे कार्य किए हैं। तो मैं पिछले 22 वर्षों के साथ मैंने कार्य किया। जो विश्व प्रदेश में महासचिव थे तब मैं कोषाध्यक्ष के रूप में उनके साथ कार्य किया। वो उनका बहुत ही ऑर्गेनाइज वर्क था। बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके देहांत से भारत परिषद को ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।